स्टूडेंट हम कर रहे थे एमडी कैट केमिस्ट्री स्टार्स अकेडमी के चैप्टर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज भी मैं सॉल्व कर पाया था पिछली वीडियो में। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो अब सॉल्व करते हैं और कोशिश करेंगे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करें, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज 20वां रह गया था, उसमें द मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ SO2। तो SO2 के हमारे पास 0.25 मोल्स है, उसके हमने मास निकालना है इसका। तो मास के लिए हमें पता है नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब हमें मास निकालना है तो मास को एक साइड पे करेंगे तो मोलर मास नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई होगा। मास इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे 0.25 जो उसने क्वेश्चन में हमें दी हुई है, नंबर ऑफ़ मोल 0.25 है। और मोलर मास हम निकालेंगे SO2 का क्या होता है, SO2 में सल्फ़र का मास होता है 32 और 2 ऑक्सीजन है तो उसका मास होता है 32 64। तो 64 इसका मोलर मास, 64 हमने मोलर मास पुट किया। तो बाकी हम 0.25 को फिर 1/4 भी लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 1/4 तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 1/4 2 उधर गए तो 4 6 24 16 हमारे पास आंसर आएगा। मतलब जो मैथ है वो कितना है, 16 है हमारे पास, डी वाली ऑप्शन। आगे है 21 मैस ऑफ NaOH कंटेनिंग 6.0 10⁻23 एटम सोडियम एटम के जिस NaOH में कितने सोडियम के एटम है 6.0 10⁻23 और हमें पता है कि 6.0 10⁻23 जिसमें अगर एटम हो तो वो होता है 1 मोल के इक्वल, जिसमें 6.0 10⁻23 एटम्स हों। तो अगर कोई 1 मोल के इक्वल है तो उसका फिर जो मास होगा 1 मोल का वो क्या मास होता है, उसका मोलर मास होता है, ठीक है जी। तो मोलर मास अगर हम NaOH का निकालें, मतलब ये जो उसने दिए थे नंबर ऑफ एटम सोडियम के वो क्या है 6.02 10⁻23। तो इसी को हम क्या कहते हैं 1 मोल, और 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। और मोलर मास हम NaOH के निकालें तो Na का होता है सोडियम का 23, H का 1 और O का 16, तो इसको टोटल करें तो 14 हमारे पास आंसर आता है 21 का। तो 21 का आंसर 14 क्वेश्चन सी ऑप्शन में हमारे पास आंसर मौजूद है। अच्छा 22 MCQs है, उसमें वो कह रहा है द मोस्ट डाउटफुल यील्ड, कि सबसे डाउटफुल, मतलब डाउटफुल का मतलब कि जिसका हमें शक रहता है कि ये यील्ड जो है वो किस तरह की आएगी, सही आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी। तो जो एक्सपेक्टेड यील्ड होती है वो तो हमें पता होता है कि इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इतनी यील्ड आनी चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड यील्ड, तो ये डाउटफुल नहीं होती। यील्ड फॉर्म द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो हम यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो तो पक्की यील्ड आ जाती है जिसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड या फिर यील्ड फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ही चीज़ है, और ये तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पूरी एक वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये डाउटफुल नहीं है। जो डाउटफुल यील्ड है वो होती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मतलब जो असल में प्रोडक्ट बननी होती है वो वाली यील्ड, तो वो हमें नहीं पता होता कि असल में कितनी बनेगी, कम या ज़्यादा बन सकती है। तो ये देखो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल से, मगर ये नहीं पता कितनी कम होगी, तो डाउटफुल होता है हमारा हमेशा बंदा। तो बी वाली ऑप्शन डाउटफुल यील्ड हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। आगे है जी 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 10 मोल हाइड्रोजन है उसे हमने 6 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है। हाउ मच वाटर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 गैस। तो वाटर का हमें प्रोडक्ट वाटर की अमाउंट बतानी है कि वो कितना बनेगा। तो ये इक्वेशन हमने बना ली, H2O2 मिलके हमें वाटर दे रहे हैं। अब इस तरह के जो सवाल हैं जिसमें वो आपको क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि एक रिएक्टेंट की तो वैल्यू ये है, दूसरे की ये है, और प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है कितनी बनेगी। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि दोनों रिएक्टेंट को पहले प्रोडक्ट से कंपेयर करना होता है, मतलब पहले हमने फाइंड करना होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ये दो बातें आपने याद रखनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट RL वही होता है जो प्रोडक्ट क्या बनाता है, कम बनाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट RL वही होता है जो प्रोडक्ट क्या बनाता है, कम बनाता है।
और जो प्रोडक्ट बनती है वो उतनी ही बनती है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, पहले तो ये फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कितनी कौन सा है, फिर हमें पता है दूसरी बात कि प्रोडक्ट उतनी ही बनती है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। तो फिर हम पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखेंगे वो कौन है, फिर देखेंगे वो कितनी प्रोडक्ट बनाता है, तो वही हमारे पास प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। अभी देखो पहले H2O और रिएक्टेंट और H2O प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास H2 कितनी है 2 और H2O 2। अब उसने कह दिया हमारे पास जो H2 है सवाल में वो कह दिया 10 मोल, H2 को कह दिया 10 मोल और O2 को उसने कह दिया 6 मोल, ये आपने याद रखना है, O2 को 6 मोल। तो 10 मोल उसने ये कह दिया। अब इसमें हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 2 10 इंटू 2 एक्स यहाँ पे 2 यहाँ पे जो आना था, यहाँ पे 2 आना था वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया नीचे। तो 2 को 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। मतलब हाइड्रोजन के केस में हमें आंसर क्या मिल रहा है 10 मोल्स। और इसी तरह अगर ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स को, तो ऑक्सीजन अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखें तो हमारे पास 1 मोल और वाटर के मॉलिक्यूल 2 मोल। तो 1 और 2 मोल हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और क्वेश्चन में उसने कहा था ऑक्सीजन 6 मोल है, तो हमने प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको अगर क्लोज मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 12। तो अब देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट होता है, जो कम प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो इनमें से कम प्रोडक्ट कौन सी है, 10 के 12, 10 कम है, 10 कौन बना रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कितनी बनेगी, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा, मतलब H2 जो प्रोडक्ट बनाएगा वही प्रोडक्ट बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी। तो H2 ने कितनी बनाई है 10 मोल्स, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कितनी 10 मोल्स ही बनेगी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा 10 मोल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ भी जाते हैं कि प्रोडक्ट का पूछ लेता है कि कितनी बनेगी, तो आपने इस तरह नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कंसेप्ट यूज़ करके बताना है। आगे है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन अंडर STP। तो हमें पता है अगर कोई गैस 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर 6.0 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो कह रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 5.6 डेसीमीटर क्यूब है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। ये वाली सिचुएशन को सोल्व करो तो 5.61 था, और इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 5.6 को और 22 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, मतलब 5.61 और 22 को 4। तो अगर अब क्या होगा 1/4 अब ये वैल्यू होगी 1/, यहाँ पे क्या आ गया 1/4 और आगे एवोगाड्रो नंबर, मतलब एवोगाड्रो नंबर को हमने 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5 10 की पावर 23। तो 1.5 10 की पावर 23 ये वाली ऑप्शन में है। आगे है जी, फॉर कंप्लीट कंबशन 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 गैस, वट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कि ऐसे कंपाउंड का बताना है जिसमें O2 गैस क्या हो, मैक्सिमम लगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें पता है कि O2 गैस इथेन या हाइड्रोकार्बन्स के केस में ज़्यादा O2 लगती है हमें, तो इथेन हमारा आंसर होगा। ये आप लोग याद रखें कि हाइड्रोकार्बन्स में ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है। आगे व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशन STP। तो STP पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर या प्रेशर की वैल्यू उसने क्या बताना है। तो STP पे टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 केल्विन, जिसको हम 273 केल्विन भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। और प्रेशर होता है हमारे पास 1 atm, जिसको हम 760 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली ऑप्शन में 100 डिग्री तो नहीं, 0 डिग्री, 298 केल्विन नहीं, 273 केल्विन, 273 केल्विन ठीक है, और 766 mm ऑफ Hg। तो हमें पता है कि
STP पे जो प्रेशर होता है वो 180 m, जिसको हम 76 mm ऑफ Hgb लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सी वाली ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट MCQs नंबर है हमारे पास 27। हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास 18 ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने बताने हैं। तो कार्बन के एटम्स या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि कार्बन या फिर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो मास उसने दिया हमारे पास 18, मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180, आप निकाल सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6, इसका मास निकालोगे तो आपके पास आएगा 180। ठीक है, अब आपको मोलर मास निकालना आ चुका है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 180, अब इसको अगर मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर ये वाला और मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या है, उसने कहा नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं। तो ग्लूकोज में मैंने कहा एटॉमिसिटी वही होती है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है। अब उसने कार्बन के एटम पूछा है तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम है, तो 6, तो एटॉमिसिटी हमारे पास होगी 6, तो मैंने 6 एटॉमिसिटी लिख दी। अब 6 1 द 6 इसको रहने दें, हम इसको डिवाइड करते हैं 18 1 द 18 और 18 यहाँ पे कैंसिल होगा तो नीचे रह गया 10, तो आपके पास आ गया 1/10, जो यहाँ पे ये नीचे रह गया था ये वाला 0 10, तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 6 ये वाला और मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.0 10 की पावर 2, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी एवोगाड्रो नंबर की। अब अगर 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 36 10 की पावर 23 वैसे का वैसे। अब अगर देखो 1/10 को मैंने 10 को ऊपर ले गया, उसके साथ -1 लगा दिया क्योंकि 10 जो नीचे था उसके साथ +1 था, ऊपर गया तो -1। अब ये जो 3 था, अब ये जो 3 था 36 था, इसमें मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे था 0 पॉइंट उसको पीछे लेके आया। तो जब पीछे की तरफ लेके आओगे तो इसमें एक ऐड होगा पावर में, तो 24 हो गया, 3.6 की पावर 24 और 10 की पावर -1, इस तरह मैंने लिख दिया। अब ये जो 10 की पावर -1 ये 24 से माइनस होगी तो हमारे पास 3.6 10 की पावर 23 आंसर आएगा। क्वेश्चन लंबे हैं इस वाले स्टार्स के MCQs में, MD कर प्रैक्टिस बुक्स में, और अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आगे है जी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 5 cm³ मीथेन एंड 5 cm³ इथीन। ये दो हमारे पास हैं, 5 cm³ मीथेन और इथीन। इसके लिए कंप्लीट ऑक्सीजन की मकदार दोनों के लिए कितनी होगी, ये क्योंकि मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब ये दोनों ही कंप्लीट कंबशन ऑफ अ मिक्सचर मतलब ये दोनों हमने इनका मिक्सचर बनाया, तो इनकी कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो पहले हम मीथेन के लिए देखते हैं। मीथेन के लिए कंबशन के लिए बैलेंस केमिकल क्वेश्चन लिखी, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसमें लगते हैं और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो हमें बैलेंस केमिकल क्वेश्चन के मुताबिक जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितने 1 मोल, 1 मोल से मुराद कि उसका वॉल्यूम क्या होगा 22.414 डेसीमीटर। हमें पता है 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम के इक्वल होता है, दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये 2 मोल है ऑक्सीजन, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मोलर वॉल्यूम का डबल। ठीक है जी, मोलर वॉल्यूम का डबल। अब उसने कह दिया मीथेन हमारे पास 5 cm³ है, 5 cm³ तो ऑक्सीजन कितनी लगेगी। अब ऑक्सीजन इसके लिए लगेगी क्योंकि ये देखो ये 1 मोल था तो ये डबल था 1 मोल का। अब ये अगर 5 cm³ है तो ये भी डबल होगा 5 cm³ का, मतलब 10 मोल्स हमें ऑक्सीजन लगेगी क्योंकि ये 2 है इसके बैलेंस केमिकल क्वेश्चन में। अब है इथीन की बारी। इथीन के देखो तो इसमें 3CO2 लगते हैं, 3O2। अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 मोल है इथीन, मतलब इसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन इसके लिए देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक तो ये लगती है 3 × 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये 3 मोल ऑक्सीजन है तो
22.4 को हम 3 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है हमारे पास इथीन 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मतलब इसका जो ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए होगी वो 5 का 3 टाइम होगी, ठीक है, क्योंकि ये देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक भी वॉल्यूम का 3 टाइम थी ऑक्सीजन, तो 5 का 3 टाइम होता है 15। अब 15 इसके लिए आगे इथीन के लिए 10 मीथेन के लिए हमने निकाला, इसको प्लस करोगे तो 25 टोटल हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन हमें टोटल चाहिए होगी, जो कि आता है हमारे पास डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम मीथेन। तो 1.6 ग्राम मीथेन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला वही है जो नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, ये जो आप बात रख लें, अगर आपको कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, इस तरह के कोई भी पार्टिकल या फिर कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह के कोई भी पार्टिकल निकालने को कह दे तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। मैस उसने दे दिया है 1.6, मोलर मैस हम CH4 मीथेन का उसने कहा था, तो मीथेन का मोलर मैस हम निकालते हैं CH4। इसका मैं स्ट्रक्चर बना लूँ क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत अभी पड़नी है। CH4, तो इसका मोलर मैस, एक कार्बन है तो 12, 4 हाइड्रोजन है तो 16, तो मोलर मैस 16 आएगा, 16 हमने लिख दिया। अब एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर लिख दिया। अब इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मतलब मीथेन में जितने भी इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका नंबर लिखना है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें पता है कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक, तो 4 कार्बन के पास 6 और 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इन सब में, एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में। तो हम यहाँ पे 10 एटॉमिसिटी लिख देंगे। एटॉमिसिटी का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, इस पे बच्चे गलती करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में जो भी उसने पूछा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो हमने मीथेन के एक मॉलिक्यूल में देख लिया कितने इलेक्ट्रॉन। अगर वो पूछता नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मीथेन, तो हम मीथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखते, दैट इज़ 4 हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हम एटॉमिसिटी 4 लिखते, ठीक है। अब देखो 1.6 को मैंने बताया था, अगर 1.6 का इशारिया ख़त्म करना होता है किसी भी इशारिये को, तो इशारिये की जगह, इस इशारे की जगह पे बटे के नीचे 1 लिखते हैं और आगे 0 लगा देते हैं जितने डिजिट। तो हम 1.6 को लिख सकते हैं 16/10, और 16 तो पहले ही था ये वाला नीचे, तो ये हो गया 10 से कैंसिल हो गया 16 से, तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर आंसर आ गया, मतलब 6.0 10 की पावर 23 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। तो वो वाली ऑप्शन हमारे पास ए वाली ऑप्शन है, तो ए वाली ऑप्शन हमारे पास आंसर होगी। अच्छा, MCQ नंबर है 30 है हमारे पास। 30 MCQ में वो कह रहा है द वेट ऑफ आयरन विच विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम। तो नीचे उसने एक क्वेश्चन दी गई है ये वाली, उसमें वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये स्टीम 18 ग्राम है, 18 ग्राम है, तो हमें आयरन की कितनी मिकदार चाहिए होगी ताकि वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो सके। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें वो एक क्वेश्चन इस तरह के जिसमें वो रिएक्शंस को कंपेयर करने को बोलता है, रिएक्टेंट्स को, तो वो आप कंपैरिजन से करते हैं। अब उसने देखो Fe की मिकदार पूछ ली है, Fe की, और H2O की मिकदार दे दी है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो Fe बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कंपेयर करने का मेथड क्या होता है कि पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिखते हैं, फिर जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक Fe3 जब होंगे तो वाटर 4 मोल होगा, तो Fe3 वाटर 4 मोल। अब उसने कहा Fe को हमने फाइंड करना है, वाटर का जब क्या होगा, वाटर हमारे पास जब होगा 18 ग्राम। अब देखो हमने 18 ग्राम को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। हमें पता 18 ग्राम, अगर वाटर 18 ग्राम होता है तो उसको वो मोलर मैस के इक्वल होता है, और मोलर मैस उसका होता है 18, मतलब 1 मोल वाटर जब होता है उसका मैस 18 होता है। तो 18 जो है मैस वो वाटर का 1 मोल हो गया, तो हमने 1 मोल लिख दिया। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा
3/4। तो 3/4 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, Fe के। अब उसने मिकदार पूछी थी, मतलब मैथ पूछा था। तो मैथ को फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैथ ओवर मोलर मैथ। मैथ को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैथ हो जाएगा। मैथ इज इक्वल टू 3/4 इंटू 56, ठीक है जी। तो 3/4 इंटू 56, 3/4 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, 56 Fe का मोलर मैथ होता है। तो अगर आप 3 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आएगा, और 168 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 42 आएगा आंसर। तो 42 हमारे पास आंसर होगा इसका सी वाली ऑप्शन में। आगे क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी क्लोरीन आइटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। 2 मोल क्लोरीन है, उसमें कितने क्लोरीन के एटम होंगे। तो मैंने बताया हुआ है पहले बहुत बार कि नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का फॉर्मूला मैथ ओवर मोलर मैथ मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी। अब हमें पता मैथ ओवर मोलर मैथ को हम नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी। अब हमें पता उसने क्लोरीन गैस Cl2 में उसने नंबर ऑफ एटम को फाइंड करने को कहा है। तो Cl2 में कितने क्लोरीन के एटम हैं, तो हमारे पास 2 हैं, तो हमारे पास एटोमिसिटी 2 होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स उसने 2 दिए थे, वो लिख दिए, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिख दी और 2 एटोमिसिटी लिख दी। तो ये आपके पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर हमारे पास डी वाली ऑप्शन में मौजूद है, डी हमारी ऑप्शन होगी यहाँ पे। आगे 32, व्हेन 8 ग्राम 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन, हाउ मैनी मोल ऑफ वाटर विल बी फॉर्म। तो इस तरह के सवाल आपको पता है कि जिसमें आपको रिएक्टेंट की मिकदार दे देता, प्रोडक्ट को फाइंड करने को कहते, तो वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट से फाइंड करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट ये है कि ये जो इक्वेशन उसने दे दी हमें, हम पहले इस इक्वेशन में दोनों रिएक्टेंट को H को भी और O को भी इस वाटर से प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, और फिर प्रोडक्ट उतनी ही बनेगी जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कम प्रोडक्ट दे। तो हम पहले मतलब दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और देखेंगे जो कम प्रोडक्ट दे रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है वही प्रोडक्ट हमारे पास असल में बनेगी। तो पहले हम H2 को कंपेयर करते हैं H2O से। तो H2 को अगर कंपेयर करें तो बैलेंस केमिकल क्वेश्चन के मुताबिक H2 जब 2 मोल होता है तो O हमारे पास और H2O कितना होता है, H2O भी 2 मोल होता है जब H2 होता है। अब उसने कहा H2 हमारे पास 4 मोल है, तो H2O के कितने मोल हो, H2O वाटर के कितने मोल होंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा 2 से कैंसिल हो गए 4। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को वाटर से कंपेयर करो बैलेंस केमिकल क्वेश्चन के मुताबिक, ऑक्सीजन 1 मोल तो वाटर 2 मोल है, तो ऑक्सीजन 1 मोल वाटर 2 मोल। और क्वेश्चन में उसने कह दिया कि क्वेश्चन में अगर हम ऑक्सीजन के 2 मोल ले लें तो वाटर कितने मोल बनेगा, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। तो दोनों के मुताबिक हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो 4 मोल्स बन रही है, दोनों के ही मुताबिक। तो 4 मोल्स हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, दैट इज बी वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। द मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट STP। तो हमें पता है किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, वो उसके मोलर वॉल्यूम उसके किसी भी गैस, कोई भी गैस जब 1 मोल हो तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। मतलब मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो SO2 जो कह रहा है कि मोलर वॉल्यूम क्या है तो वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सिर्फ SO2 का नहीं बाकी सब गैसेस का भी यही मोलर वॉल्यूम होता है। आगे कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10.6 ग्राम Na2CO3। अगर हम Na2CO3 को देखें,
ये हमारे पास 1 मोल Na2CO3 है। मैंने बताया कि अगर हम Na2CO3 मैं ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये भी होता है कि ये 1 मोल भी है, और इसका मतलब ये भी होता है कि ये एक मोलिक्यूल भी है Na2CO3 का। तो Na2CO3 जब 1 मोल है तो इसका मैस क्या होगा, इसका मैस हम कैलकुलेट करते हैं, 2 Na के 223 होता है, Na का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 3 का होता है 48, एक कार्बनों को होता है 12, इसको प्लस करोगे तो 106 आ जाएगा। मतलब 106 ग्राम जब Na2CO3 है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 3, तो 3 उसमें ऑक्सीजन के मोल हैं जब 106 ग्राम है। वो कह रहा है जब हमने इसको 10.6 ग्राम कर दिया तो कितने मोल बनेंगे ऑक्सीजन के, वो बताएं। तो 3 इंटू 10.6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओवर 10.6। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो 10.6 की जगह मैं लिख दूंगा 106/10, 106/10, और इसी तरह 106 ये वाला नीचे ही आएगा, और 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 106 से कैंसिल हो गया, 3/10 आ गया। 3/10 को अगर आप सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। तो आंसर भी 0.3 आ गया। 35 MCQ नंबर 35, कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ H2 फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन की बर्निंग वाला क्वेश्चन है, तो हम मीथेन की पहले बर्निंग वाली क्वेश्चन लिख लेते हैं, और वो ये है, मीथेन बर्न होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और उसमें वो कह रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उतने मोलिक्यूल बनता है जितने कार्बन के नंबर होंगे, तो 1 ही कार्बन का नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 ही बनते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास मीथेन जब 8 ग्राम है तो वाटर कितना बनेगा, ये बताना है। तो इन दोनों को उसने कंपेयर करने को बोला, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। मीथेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब 1 मोल है तो वाटर कितने मोल है, वाटर यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 मोल वाटर, मीथेन 1 मोल। अब वो कह रहा है हमारे पास जो मीथेन है वो कितने ग्राम है, वो 8 ग्राम है, मैस उसका 8 ग्राम दिया है। अब हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, 8/16 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5 मोल्स हमारे पास आ गए। इसको अगर क्लोज मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे किसके, वाटर के, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आगे 1। अगर हमें वाटर का मैस निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस होता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मोलर मैस 18 होते हैं। मोलर मैस को जब मल्टीप्लाई करेंगे मैस हमारे पास 18 आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास जो वाटर बना वो कितने ग्राम बना, वो बना 18 ग्राम, ठीक है जी। अच्छा, MCQ नंबर 36 है हमारे पास, कंपाउंड हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl, और मोलिकुलर उसका फार्मूला मैथ, मोलिकुलर फार्मूला मैथ मतलब मोलिकुलर फार्मूला मोलिकुलर मैथ उसका 99 ग्राम पर मोल है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें मतलब उसका मोलिकुलर फार्मूला लिखें। तो मोलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए हमें पता जो फार्मूला होता है वो क्या है, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये होता है फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला लिखने का। अब हम अगर n पता हो, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला तो उसने दिया वैसे CH2Cl, अगर हमें n पता हो तो हम मोलिकुलर फार्मूला को निकाल सकते हैं। n की वैल्यूज़ इक्वल टू होती है मोलिकुलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, ठीक है जी। मोलिकुलर मैस उसने दिया था 99, एम्पिरिकल फार्मूला मैस मतलब एम्पिरिकल फार्मूला का मैस, और एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl, इसमें कार्बन का 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 और Cl का 35.5, तो ये होता है 49.5। तो 99/49.5, इसको अगर आप डिवाइड करो तो 49.5 1 और 2, तो 2 आ गया हमारे पास n के वैल्यू। तो अगर हम मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n की जगह पे 2 लिख दिया, आगे एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl, 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो C2H4Cl2 हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आ गया, C2H4Cl2 हमारे पास आंसर है C में। आगे क्वेश्चन नंबर 37, विल फाइंडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज़ यूज टू कंपेयर द एटॉमिक मैसेज। तो हमें पता है एटॉमिक मैस को कंपेयर करने के लिए हमें कार्बन 12 का स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। कार्बन 12 इसमें ठीक होगा। आगे है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज़ प्रेजेंट इन, कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल किस में प्रेजेंट होंगे। हमें पता है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब देखो मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई, हम चारों ऑप्शन के बारी बारी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालेंगे, फिर बताएंगे कि सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, वो वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। तो O2 के लिए निकालते हैं। O2 के लिए मास उसने दिया है, मास यहाँ से एक ही बार देख लें, 32 ग्राम मास दिया है O2 का। उसका मोलर मास भी होता है 32 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, और जब इसको सोल्व करोगे तो 32 से कैंसिल होकर हमें एवोगैड्रो नंबर आंसर दे देगा ऑक्सीजन के लिए। इसी तरह CO2 के निकालोगे तो उसका मास उसने 44 दिया है, मोलर मास भी 44 होता है, कैंसिल होकर हमें Na नंबर ऑफ मालिक्यूल दे देगा। H2 का कैलकुलेट करोगे, उसका मास उसने 4 दिया है, इसका मोलर मास 2 होता है, 2 1 2 4 8, तो 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इसका आंसर आएगा वाटर हाइड्रोजन के लिए। N2 का उसने दिया है 56 ग्राम मास, 28 इसका मोलर मास होता है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 28 1 दा 28, 22 2 दा 56, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखो सबसे ज़्यादा एवोगैड्रो नंबर किसके लिए आए हैं, वो आए हैं इस हाइड्रोजन के लिए। कितने, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर हमारे पास आंसर आया इसका। तो 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर हाइड्रोजन के लिए आया, मतलब हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे, सी वाली ऑप्शन। आगे है द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज़, कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंटेज कैल्शियम की कितनी है। तो किसी भी एलिमेंट की अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला वो है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की हमें परसेंटेज निकालनी है, तो जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर रखना है हमने। तो मास कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना मास है, 40, क्योंकि एक ही कैल्शियम है तो एक ही कैल्शियम का होता है मास 40, तो 40 हमने ऊपर रख दिया। टोटल मास इसका निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट का वो आएगा 100, तो 100 से कैंसिल हो गया, साथ मल्टीप्लाई 100 भी करना है, 100 से कैंसिल हो गया, आगे आ गया 40, मतलब 40% हमारे पास कैल्शियम है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। MCQ नंबर है हमारे पास 40 MCQ में कह रहा है गिवन द इक्वेशन, ये इक्वेशन है CO2 और कार्बन मिलकर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन के मुताबिक अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 ग्राम कार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम देखें 12 + 60 + 28, ये इक्वल है 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 12 ग्राम कार्बन, 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बताना है कि हमें ये बराबर है करें। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये 1 मोल 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 56 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अभी हमने निकाला था 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, जबकि 2 CO का मास, इस 2 CO का मास। आगे है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हमने अभी निकाला था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है वो है 44 और ये इक्वल है 56 ग्राम के, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के नहीं, तो मतलब ये वाली ऑप्शन गलत है, 56 ग्राम के इक्वल है 28 ग्राम के नहीं, सी वाली ऑप्शन। आगे है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 12 ग्राम यहाँ ये वाला 12 ग्राम कार्बन, ये दोनों बराबर हैं।
तो सी वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। आगे आ जी 11.20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट STP। 11.207 डेसीमीटर क्यूब मीथेन है STP पे, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे। हमें पता है कि अगर मीथेन होता 22.414 डेसीमीटर क्यूब तो वो होता 1 मोल मीथेन के इक्वल 1 मोल के, और ये 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 4। अब वो कह रहा है 11.212 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास है मीथेन, तो इसमें मतलब नंबर ऑफ मोल जब हाइड्रोजन कितने होंगे, 22 में थे 4, तो 11 में कितने होंगे 2, तो 11 में हो जाएंगे 2, हाफ हो जाएंगे क्योंकि ये 22 से 11 हाफ हुआ, तो ये भी 4 से 2 हाफ हो जाएगा, 4 से 2 हाफ हो जाएगा। तो देखते हैं 2 वाली ऑप्शन सी। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑक्सीजन। हमें पता है कि कोई भी गैस जब 1 मोल होती है तो वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है होती है 22.414। अब उसने कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम को अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, 16 ग्राम मोलर मैस उसका होता है ऑक्सीजन का O2 का 32, तो ये वैल्यू आएगी 1/2। वो कह रहा है अगर ये 1 मोल से 1/2 मोल्स हो जाएं तो ये भी फिर क्या होगा 22 से 11 हाफ हो जाएगा, ये भी 1 से 2 हाफ हुआ तो ये भी 22 से 11 हाफ हो जाएगा। तो 11.212 डेसीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। आगे 43 क्वेश्चन स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आर नॉट पॉसिबल व्हेन। तो स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपने एग्जाम्पशंस पढ़ी थी कुछ, उस एग्जाम्पशन से में पहली एग्जाम्पशन थी कि ऑल द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, स्टोशियोमेट्री वाले टॉपिक में। तो ये जो सारे रिएक्टेंट हैं ये किस में कन्वर्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट में, ये वाली बात ठीक है। इसके लिए हमारे पास स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगेगी, इस ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसमें नहीं लगेगी। तो दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन अकर्स, तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो भी हो सकती है। इन द कैलकुलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वेट, ये भी एक एग्जाम्पशन थी आपके बुक में लिखी हुई, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंजर्वेशन ऑफ मास, इनको ओबे होना चाहिए। आगे है साइड रिएक्शन अकर, तो साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये हमने एग्जाम्पशन पढ़ी थी कि साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, साइड रिएक्शन होगा तो कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। तो हमारे पास डी वाली ऑप्शन कि इस पे कैलकुलेशन नहीं स्टोशियोमेट्रिक की लगेगी। आगे हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस, CO2 कितने मोल बनेगी फ्रॉम 0.9 मोल ऑफ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ इन द रिएक्शन C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अब कह रहा है CO2 हमें कितनी मोल्स मिलेगी जब हमारे पास जो है वो O2 कितने हैं, वो 0.09 मोल्स। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे तो उसने हमें इस O2 को और इस CO2 को कंपेयर करने को कहा है। तो O2 जब 1 मोल है तो वो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है 1 मोल, और जब O2 0.9 मोल हो जाएगा तो वो फिर 0.9 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी क्योंकि ये बराबर है। तो 0.9 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये हमारे पास आंसर हो गया 0.9 मोल, ए वाली ऑप्शन है। आगे है जी 45 द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 6 मिलीग्राम ऑफ आ ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट है जिसका मैस कितना है 6 मिलीग्राम, उसमें कार्बन एटम्स को हमने बताना है, ठीक है जी। तो कार्बन एटम उसमें बताने हैं, तो यहाँ से MCQ वो सोल्व होता है। पहले तो देखो 6 मिलीग्राम मैस उसने दिया है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, उसमें सिर्फ कार्बन ही होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का मतलब कार्बन, तो कार्बन मैस उसने दिया 6 मिलीग्राम। 6 मिलीग्राम का मतलब 6 के साथ 10 की पावर -3 आना है। अब कार्बन एटम का निकालने का फॉर्मूला या फिर कोई भी एटम निकालने का फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। मैस दिया 6 × 10 की पावर -3, मोलर मैस कार्बन का होता है 12, कार्बन है ना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है तो कार्बन का मोलर मैस लगाएंगे। एवोगाड्रो नंबर वैसे का वैसे, और एटॉमिसिटी यहाँ पे होगी 1 क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन के कितने एटम होते हैं, एक ही होता है। अच्छा 1/2 6 1 द 6 6 2 द 12, 1/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई
10 की पावर -3, क्योंकि ये -3 जो है वो पीछे आ गया, ठीक है। तो 1/2 मतलब 3 को 2 से डिवाइड किया तो 3.0, 10 की पावर -3 ये और 23, इसको अगर माइनस प्लस करोगे तो आपके पास 20 आएगा, मतलब 3 × 10 की पावर 20 हमारे पास आंसर होगा। तो वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी में। आगे MCQ नंबर 46 में कह रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ 1। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो कम प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आगे विच इज़ द प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी में नहीं मिनिमम क्वांटिटी में हमेशा होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरे है विच प्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो ये ऑप्शन ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बनाते हैं। तीसरी ऑप्शन में कह रहा है विच प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये भी गलत है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाता है, कम बनाता है, तो भी ये वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने सॉल्व कर लिए हैं MCQs कितने, हमने MCQs कर लिए हैं सॉल्व 46 तक। बाकी हमारे अभी बचे हुए हैं कितने 74 MCQs अभी इस चैप्टर के बचे हैं। तो देखिए कितना बड़ा चैप्टर है, तो 40-50 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन भी दबा दें।